बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल आरजीपीवी र्यूमर्स। जैसे कि हम यूनिट 1 का वन शॉट लेके आए थे इंग्लिश के लिए, जिसमें बेसिक्स ऑफ इंग्लिश था, ग्रामर था। आई होप आप सब बच्चों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो बेटा सबसे पहले आप यूनिट 1 का वन शॉट चेक कीजिए एंड देन स्टार्ट विथ यूनिट 2 का वन शॉट। बेटा अब यूनिट 2 जो है वो है वोकैबुलरी बिल्डिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसमें 2 क्वेश्चन 100% आएंगे इस यूनिट से, और हो सकता है 3 क्वेश्चंस भी आए, बट 2 तो गारंटीड आएंगे। इस यूनिट इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। नाउ एक एक करके आई टेल यू एंड वील गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स। सो जो सिलेबस है आरजीपीवी के अकॉर्डिंग वो है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जो भी प्रीफिक्स एंड सफिक्स यूज होते हैं वो सब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग स्ट्रक्चर, एंड मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताऊंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब बेटा सबसे पहला टॉपिक जो है, अब आई टेल यू, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन ये टॉपिक्स कवर करेंगे, प्लस जो लास्ट 3 इयर्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी एंड उनका सोल्यूशन पेस्टेड है। सो लेट्स स्टार्ट। इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले आने वाला और सफिक्स मतलब बाद में आने वाला। प्री मतलब पहले, हम बोलते हैं ना प्री वेडिंग शूट, प्री मैरिज सेरेमनीज, प्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। सो प्री मतलब पहले। तो प्रीफिक्स क्या होता है? एक वो वर्ड होता है जो किसी भी पर्टिकुलर रूट वर्ड के पहले ऐड होके उसका मीनिंग बदल देता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई हैप्पी है, जैसे आप सब अभी हैप्पी हो क्योंकि आपके 2 एग्जाम्स हो चुके हैं, अब ये थर्ड एग्जाम है, सो उसके आगे लग जाता है अनहैप्पी क्योंकि अब तीसरा एग्जाम इंग्लिश के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो जो यू एन अन लगा वो क्या है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो किसी भी रूट वर्ड के पहले लगता है, पहले आता है। प्री मतलब पहले। अब राइट, राइट में पहले लग गया अगर री राइट, तो मतलब वापस लिखने रखना। अब देखो पूरा ही सेंटेंस मीनिंग बदल गया। हैप्पी मतलब क्या था? खुश। अन जैसे प्रीफिक्स लगा, अन लगा तो क्या हो गया? हैप्पी नहीं होना। पहले राइट था मतलब नॉर्मली लिखना, जैसे री राइट लगा तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। दिस मीन्स राइटिंग अगेन। इट्स नॉट दैट कि हमेशा ही प्रीफिक्स मीनिंग चेंज करेगा, बट ये चीज आपको याद रखनी कि प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाला। और सफिक्स क्या होता है? जो किसी भी लेटर के रूट वर्ड में बाद में लगे ताकि वो नया वर्ड बन जाए या उसका फंक्शन चेंज हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी भी पर्टिकुलर वर्ब को नाउन में या एडजेक्टिव में बदल देता है। एग्जाम्पल देखो, हेल्प है तो उसमें फुल लगा दिया, हेल्पफुल। टीच है तो उसमें ई आर लगा दिया, टीचर। सो जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो अफिक्सिक्स होते हैं। मतलब जो वर्ड किसी भी बेस वर्ड के ऊपर ऐड होए और उसका चेंज कर दे उसका मीनिंग या उसका फंक्शन, उसको बोलते हैं हम प्रीफिक्स और सफिक्स। नाउ प्रीफिक्स और सफिक्स याद करने की स्ट्रेटेजी है। अब बेटा एग्जाम में क्या आएगा? ये तो मैं आपको समझा रही हूँ। एग्जाम में आएगा कि आपको या तो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे प्रीफिक्स के या सफिक्स के, जहां पे आपको प्रीफिक्स और सफिक्स दिया जाएगा उसमें मीनिंग ऐड करके मतलब आगे जैसे आपको एक रूट वर्ड दिया जाएगा उसमें आपको प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। यही क्वेश्चन है जो रिपीटेटिवली आरजीपीवी में आता है। अब देखो, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या है? किसी भी मीनिंग वर्ड के मीनिंग को सबसे पहले अंडरस्टैंड करो। जैसे किसी भी पर्टिकुलर फिलअप में अगर हमें प्रीफिक्स लगाना है, जैसे फॉरेन, उसका सबसे पहले मीनिंग अंडरस्टैंड करो। ये चीज मैं आपको आगे एग्जाम्पल में बताऊंगी। मीनिंग अंडरस्टैंड करो, फिर सिमिलर वर्ड्स के ग्रुप को याद कर लो। जैसे नेगेटिव प्रीफिक्स क्या होते हैं? अन, जैसे हैप्पी को उसने क्या कर दिया? अन लगा के अनहैप्पी, है ना। आई एम, जैसे पॉसिबल लिखा है कहीं और उसको क्या लगा दिया आगे? इम्पॉसिबल, है ना। इंटी अगर कोई कहीं पे लिखा है, इन वर्ड्स लिखा है तो इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स। फिर जो बेस या रूट वर्ड्स होते हैं उनकी, उनको प्रैक्टिस में लो। देन फ्लैश कार्ड मेथड्स है ना, कि आप हमेशा प्रीफिक्स या अफिक्स लगा के उसमें एग्जाम्पल ऐड करो, डेली रिवीजन करो इनका। बट एग्जाम के लिए क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, तो हमें बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि किसी भी रूट वर्ड में अगर आगे कोई सा भी पहले वर्ड लगाते तो प्रीफिक्स होता है, बाद में लगाते हैं तो सफिक्स होता है। अभी हम इतना सब कुछ नहीं याद कर सकते जल्दी जल्दी। अब ये देखो, ये
कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, जो कॉमन प्रीफिक्स हैं, जो मैंने यहाँ पे अटैच करें। किसी भी बच्चे को ये याद करने की जरूरत नहीं, इनको बस इस पर्टिकुलर टेबल को आपको 3 to 4 टाइम्स रीड कर लोगे तो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स याद हो जाएंगे। प्रीफिक्स में देखो, जैसे थोड़े से एग्जांपल देखो, अन, और अन का मतलब क्या है? नॉट, राइट। अब देखो नेगेटिव वाले, नॉट वाले जितने भी हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव बस एक याद रख लो, अन, इन, इम, इल, इर, डिस। अब देखो, डिसलाइक, डिसअपॉइंटमेंट, इररेगुलर, इररिस्पॉन्सिबल, इलीगल, इम्पॉसिबल, इनएक्टिव, अनफेयर, अनहैप्पी, अननेसेसरीली। तो जो जैसे नेसेसरीली है उसके आगे हमने अन लगा दिया। सो बेटा, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, बस मैं आपको सबसे इजीएस्ट वे बता रही हूँ, अगर आपको याद करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस ये प्रीफिक्स को ध्यान में रखना है कि भैया ऐसे आप एक ग्रुप बना लो कि अन, ये जो नॉट वाले हैं ये सारे एक साथ। फिर ये देखो, री मतलब अगेन प्री, री और प्री एक साथ मिल रहे हैं, मतलब प्री मतलब बिफोर, पोस्ट मतलब बाद में, आफ्टर। फिर देखो, एंटी अगेंस्ट, ऑटो मतलब खुद से, इंटर जैसे इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट, इंटरनेशनल मतलब बिटवीन, ट्रांस मतलब अक्रॉस, सब मतलब सबमरीन, अंडर, सुपर मतलब अबव, सुपर ह्यूमन, सुपरमैन, सेमी मतलब आधा, सेमी फाइनल, सेमी सर्कल, ओवर मतलब बहुत ज्यादा, ओवर ईट, ओवर वेट, है ना। अंडर मतलब अंडर पेड, अंडरस्टैंड, को मतलब साथ में, कोऑपरेटिव, को वर्कर, प्रो मतलब प्रो एजुकेशन, प्रो फाउंडर, को फाउंडर, प्रो लेवल कोर्स। फिर डी मतलब रिवर्स, मतलब उल्टा, जैसे डीएक्टिवेट, डीमोनेटाइज। इम मतलब इम इन कॉज, मतलब एम्पावर, एनराइज। आपको मीनिंग नहीं कहीं भी लिखने के लिए आएगा ना, आपको ये समझना, मीनिंग आपको बस ये ऐसे याद रखना है कि भैया अगर नॉट वाले वर्ड है तो उनमें डिस, अन, इम ये लगेगा। इम नेगेटिव वर्ड, जैसे इम्पॉसिबल नेगेटिव वर्ड है ना, इनमें ऐसे नेगेटिव ऐसे याद रखना है। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा स्मार्ट, मल्टी मतलब मल्टी कल्चर, मल्टीलिंगुअल, नॉन मतलब नॉन फिक्शन, एंड बाय मतलब टू, बायलिंगुअल, बाइनरी। तो बेटा आपको क्या करना है, सिर्फ एग्जाम पर्पस के हिसाब से ये जो लिस्ट है इसको बस ध्यान में रखना है। कैसे रखोगे? 3 to 4 टाइम्स बस इस टेबल को पढ़ लेना है पीडीएफ में से बेटा, और कुछ भी नहीं करना है। मूविंग टू सफिक्स, सफिक्स क्या था, बाद में लगता है ना। तो जैसे फुल, लेस, नेस, जैसे फुल मीन्स हेल्पफुल, ब्यूटीफुल, लेस मीन्स होपलेस, नेस मीन्स हैप्पीनेस, मेंट मीन्स डेवलपमेंट, TION या SION एजुकेशन, टीचर, एक्टर, एंकर, आर्टिस्ट, लाइब्रेरियन, गिटारियन, एबलमेंस, रिलेटेबल, रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल, विजिबल, नेचुरल, आइकॉनिक, पोएटिक, क्रिएटिव, जॉयस। वाई भी एक होता है, हैप्पी, क्विकली, इजीली, गोल्डन, वॉर, ये देखो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, चाइल्डहुड, ह्यूमनहुड, मैनहुड, फ्रेंडशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉलरेंस, फ्रीडम, रियलिज्म, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, डेमोक्रेसी, कैपिटलिस्ट, एम्प्लॉय, इंडिपेंडेंट। तो बेटा आपको बस सफिक्स और प्रीफिक्स को ढंग से ये समझ लेना है कि कैसे इनकी बस लिस्ट समझ में आ जाए, इनकी लिस्ट को याद कर लो, है ना। अब क्या होता है बेटा कि कॉमन वर्ड्स होते हैं, कुछ कॉमन वर्ड्स दिए मैंने, लैटिन और ग्रीक वर्ड्स, यही रूट वर्ड्स होते हैं जिनके आगे पीछे प्रीफिक्स और सफिक्स लगते हैं। जैसे देखो, एक्ट, एक्वा, ऑड, ये ना सब A to Z, ये जो बहुत कॉमन ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पीछे, ये कॉमन वर्ड्स इसलिए दिए हैं कि अब देखो बेटा, नाउ प्रीफिक्स सफिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, हमें भी नहीं पता एग्जाम में कहाँ से वर्ड आ जाए। सो हम सारे वर्ड्स नहीं याद कर सकते, इसलिए ये कुछ बस कॉमन एग्जाम्पल है कि ये जो वर्ड्स हैं इनके आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लगता है। जैसे देखो, क्रेड, क्रेडिबल, क्रेडिबिलिटी, सेंट, डिसेंट, है ना, सेंचुरी, URY लग गया। ये देखो, स्ट्रक, स्ट्रक्ट, ये कॉमन रूट वर्ड है तो स्ट्रक्चर लग गया, कंस्ट्रक्ट लग गया, स्ट्रक्चर। अब देखो, किसी में प्रीफिक्स भी लग सकता है
और सफिक्स भी, है ना। विजन, वोकल, लोकल, स्क्रिप्ट, तो डिस्क्राइब, डिस लग गया आगे। तो बेटा ये कॉमन, आपको याद कोई भी वर्ड नहीं करना है, बस 2-3 बार पढ़ के माइंड में रखना है कि इनसे ये बन सकता है, ताकि अगर इनसे मैच होता हुआ कुछ आए तो आप इजीली कर पाओ सेम वे में। अब इस लिस्ट को देख के डरना नहीं है। मेजरली अगर आपको कुछ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखना है, वो ये वाला टेबल है और वो ये वाला टेबल है। बाकी बेटा ये सिर्फ रीड करना है ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। जैसे होमो, होमोजेनियस, होमोनिम, होमोलॉजी। अब ये देखो कि ग्रीक रूट्स कैसे कन्वर्ट करता है। देखो प्रीफिक्स, ग्रीक रूट और सफिक्स। देखो जैसे टेली, फार, टेलीस्कोप। तो ये जो स्कोप है और ये जो टेली है, ये क्या है? ग्रीक वर्ड। ये रहा देखो स्कोप, ये रहा स्कोप टेली। आपको समझ में आया? बस इसमें क्या लगा दिया हमने, टेलीस्कोप, टेलीफार, ऑटो बायोग्राफी, मतलब ऑटो सेल्फ, बायो लाइफ, बायोग्राफी, ये इसका मीनिंग, ठीक है। ऑटो, ऑटो बायोग्राफी, तो ये क्या हो गया, प्रीफिक्स और सफिक्स हो गया। फिजियोलॉजी, तो लॉजी जो है वो क्या लग गया फिजियो में बेटा, एक सफिक्स लग गया। तो ऐसे कन्वर्ट, तो बस ये कॉमन वर्ड्स हैं जिनमें लगते हैं, बस एक बार ध्यान रखना है। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये वाला प्रीफिक्स सफिक्स खत्म होता है। इसका क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में कराऊंगी। नाउ यहाँ चलिए अपन क्वेश्चन भी साथ साथ में करते जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया इजीली आएगा। ये देखो बेटा 2024 में जो लास्ट ईयर का पेपर था, इफ द चिल्ड्रन डैश दे मस्ट गो टू बेड अर्ली। अब बेटा बिहेव दिया है, इसके आगे हमें क्या लगाना है, प्रीफिक्स या सफिक्स। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसकी देखो अगर जब बच्चे बुरे हैं तो उन्हें जल्दी बेड पे जाना चाहिए, सेंटेंस से समझो। तो इसके आगे क्या आएगा, मिस बिहेव। डॉग्स आर ग्रेट फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर कंपेनियन दिया है, ऊपर एक प्रीफिक्स पढ़ा, सफिक्स पढ़ा था हमने कंपेनियन। अब इसके आगे कुछ लग सकता है नहीं, तो कंपेनियनशिप। टू मी देर इज नथिंग वर्स देन बोरडमॉन, DON सफिक्स लगेगा। रॉकी इज द मोस्ट डैश डांसर इन द ग्रुप। अब मतलब रॉकी सबसे बेस्ट है, तो ग्रेस के साथ बेस्ट के लिए ऊपर क्या था, फुल, ग्रेसफुल डांसर इन द ग्रुप। द लेसन इज फुल ऑफ मिस्टेक्स, वी विल हैव टू। अब देखो फुल ऑफ मिस्टेक्स है मतलब वापस लिखना पड़ेगा, राइट के आगे मैंने अभी बताया था आपको, पर री राइट। हिज सपोर्ट गिव्स द केस लेजिटिमेट लिखा है, तो लेजिटिमेसी, CY लगेगा। यू कांट डैश व्हाट्स ऑलरेडी बीन डन, डू लिखा है, चेंज कर सकते नहीं, हमें क्या ऑप्शन आता है, अनडू, तो अन लग जाएगा। समझ में आया बेटा? सेकंड, ये देखो सेकंड 2023 लास्ट टू लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें देखो, ही वॉज एक्टिंग वेरी डैश वे, ही वॉज एक्टिंग वेरी डैश वे। तो क्या दिया है प्रीफिक्स, सॉरी बेटा वर्ड क्या दिया है, चाइल्ड दिया है, इसमें क्या लगेगा, इश, चाइल्डिश। शी लुक्ड डैश, शी स्टार्टेड टू क्राई मतलब परेशान, हैप्पी का क्या हो जाएगा, अनहैप्पी, UN लग जाएगा। ही वॉन्ट्स टू बी डैश व्हेन ही ग्रोज अप, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिशियन, IAN लग जाएगा। द टीम दैट सपोर्टेड वॉज एबल टू विन द चैंपियन, चैंपियनशिप, शिप लग जाएगा, SHIP। ये देखो बेटा मैंने सबके आंसर्स भी दे रखे। देर वर ओनली डैश ऑफ द पीपल एट द मैच, इसलिए आपको बेटा प्रीफिक्स का मतलब या सफिक्स का मतलब पता होना, मैंने क्यों बोला उसको 4 to 5 टाइम्स रीड करो लिस्ट को। अब हैंडफुल मतलब बहुत कम, तो फुल वाला कब लगता है, जब कम चीज होती, तो ये हैंडफुल। ही पास्ड हिज एग्जाम, ही वॉज डैश फॉर द सेकेंड टाइम, ही वॉज सक्सेसफुल। आई थिंक दैट यू शुड डैश योर डिसीजन, इट मे नॉट बी द बेस्ट थिंग, मतलब ये क्या नेगेटिव बात कर रहा है कि ये बेस्ट थिंग नहीं होगी, तो कंसिडर का क्या हो जाएगा, रिकंसिडर। ये देखो बेटा रिकंसिडर, RE लग जाएगा प्रीफिक्स। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। ये देखो मैंने आपको लास्ट 3 इयर्स के करा दिए, मतलब इनमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन 100% आएगा। नाउ बेटा मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब सेम, जिनका मीनिंग सेम है या नियरली सेम है किसी भी वर्ड के। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग अभी सब लोग हैप्पी हो और अभी आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा जाएगा तो आप और हैप्पी हो जाओगे, तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि द स्टूडेंट्स ऑफ CS, द स्टूडेंट्स ऑफ IT और द स्टूडेंट्स ऑफ AIML वर हैप्पी बिकॉज देयर इंग्लिश एग्जाम वेंट वेरी वेल।
Yeah, the student of AIML, the students of CS were glad because their exam went well. They came out with a joyful mood because their exam went well. they so बेटा जो वर्ड होता है, कोई सा भी वर्ड, है ना, जो आप हिंदी में अगर हम बात करें इसको, तो हम जो बचपन से पढ़ते थे पर्यायवाची शब्द, मतलब सेम मीनिंग के वर्ड्स, जो दो वर्ड्स जिनका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मीनिंग हो या थोड़ा बहुत मिलता जुलता या नियरली सेम मीनिंग हो, उन्हें हम बोलते हैं सिनोनिम्स। सो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को, जैसे हैप्पी के सिनोनिम्स क्या होंगे? जॉयफुल, ग्लैड, चीयरफुल, कॉन्टेंट। अब बेटा हर वर्ड के बहुत सारे हो सकते हैं, हम बहुत सारे तो नहीं याद कर सकते। अब क्यों सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि वो हमारे पास राइटिंग लिखने, कोई सा भी सेंटेंस लिखने के लिए वेराइटी ऑफ चीजें बताते हैं, उसमें वेराइटी एक्सप्रेशन है। मतलब जैसे अगर जहां पे हम हैप्पी लिख रहे हैं वहां हम जॉयफुल भी लिख सकते हैं, वहां हम ग्लैड भी लिख सकते हैं। हमारी फ्लुएंसी को बढ़ाते हैं क्योंकि हमें ज्यादा वोकैब याद होती है, हमारी वोकैबलरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और फॉर्मल और एकेडमिक तरीके में, कोऑपरेट में, जब हमें कोई ईमेल लिखना है, बिजनेस राइटिंग लेटर कोई लिखना है, रेज्यूम, इन सब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड हमारी वोकैब में एडिशन करते हैं। अब बेटा देखो, सिनोनिम्स एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, हम इतने वर्ड्स 2 से 3 दिन में एग्जाम के पहले नहीं याद कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, बस थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं वर्ड्स को। तो मैंने जो कॉमन सिनोनिम्स होते हैं, कुछ कॉमन एज पर एक्सप्रेशंस, एज पर द हमारा फीलिंग थॉट, उसके हिसाब से उन्हें उनकी पर्टिकुलर लिस्ट रेडी की है ना। आप इस लिस्ट को पढ़ सकते हो ताकि आपको कुछ वर्ड्स थोड़े थोड़े ध्यान में रहे। इतने सारे वर्ड्स बेटा कोई भी एग्जाम के पहले नहीं याद कर सकता, तो इसको आप बस एक बार रीड कर सकते हो। अब जैसे गुड है ना, आप सब बच्चे जैसे क्या हो, अभी गुड हो, तो आप क्या हो सकते हो? ग्रेट, एक्सीलेंट, फाइन, प्लेजेंट। बैड है ना, ये कॉमन वर्ड्स है। बैड मतलब बुरा, टेरिबल, हॉरिबल, पुअर, ऑफुल, है ना। बिग मतलब बड़ा, है ना, तो ह्यूज, एनॉर्मस, लार्ज, मैसिव। स्मॉल मतलब छोटा, तो टाइनी, लिटिल। फास्ट मतलब जल्दी। तो बेटा आप हर वर्ड का ना 2 से 3 सिनोनिम्स थोड़ा सा बस माइंड में रखोगे, इस पर्टिकुलर पीडीएफ को 2 2 3 3 बार बस पढ़ भी लोगे ना, तो आपका सेकेंड यूनिट बहुत इजीली हो जाएगा। अब जैसे टॉकिंग वर्ड, जैसे टॉक, कोई बात कर रहा है, स्पीक करना, कन्वर्स करना, चैट, कम्युनिकेट, से, अटर, एक्सप्रेस, डिक्लेयर, आस्क। तो बेटा इस देखो, पॉजिटिव वर्ड्स जैसे हैप्पी, जॉयफुल, चीयरफुल, फ्रेंडली, अवेल, एमिएबल, कंपेनियन, काइंड, वार्म, है ना। स्मार्ट मतलब क्लेवर, ब्राइट, शार्प, हेल्पफुल मतलब सपोर्टिव। ऐसे नेगेटिव वाले देखो बेटा, एंग्री मतलब मैड, फ्यूरियस, अनॉयड, इरिटेट, फियर मतलब टेरर, पैनिक। तो बेटा ऐसे ये जो है ना, ये आप सिर्फ इसे इनको रीड कर लो कि सिमिलर मीनिंग, बस जो मीनिंग जिनका सेम है। तो ऐसे मैंने बहुत कॉमन छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनको दे रखा। और ऐसा नहीं है बेटा कि इसी में से ही आएंगे, कहीं नहीं लिखा है, कहीं से भी आ सकते हैं। पर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा इजी बनाने के लिए यू कैन रीड देम 2 to 3 to 4 टाइम्स, आपको इजीली याद हो जाएंगे और इजीली समझ में आएंगे। सब तरीके दे रखे, डिस्क्रिप्टिव, एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे अगली, अगली मतलब गंदा दिखने वाला, तो अनअट्रैक्टिव, रिपल्सिव। कोल्ड मतलब ठंड, तो चिल, आइसी, फ्रॉस्टी। मीनिंग सेम या नियरली सेम पे। बिल्ड मतलब क्रिएट, कंस्ट्रक्ट, असेंबल। मतलब अब देखो, जैसे अपन बोलते हैं ना, दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, है ना, फिर अब दे आर बिल्डिंग अ रेज्यूम, या आई कैन क्रिएट अ रेज्यूम, दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज, है ना। असेंबल, डेवलप, दे आर डेवलपिंग द सोसाइटी, वो भी बिल्ड ही कर रहे हैं ना। तो बेटा एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स, सॉरी, एक ही वर्ड के सेम मीनिंग वाले मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं। इमोशंस, फीलिंग, प्रोफेशनलिज्म में कौन कौन से, तो आप ये मल्टीपल बार बस बेटा रीड करोगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देन कम्स एंटोनिम्स। एंटोनिम्स जैसे सिनोनिम क्या था, सेम, वैसे एंटोनिम क्या है, डिफरेंट, मतलब विलोम शब्द, है ना। जैसे बिल्कुल डिफरेंट, जैसे बिग और स्मॉल, ये दोनों क्या है, दिन रात का इनमें फर्क है। जैसे दिन, रात, जो दो वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग रखते हैं, हम उन्हें एंटोनिम्स कहते हैं। हिंदी में इन्हें विलोम शब्द कहते हैं। हैप्पी, सैड, बिगिन, एंड, हॉट, कोल्ड, बिल्कुल उल्टा, है ना, वो उनको बोलते हैं हम विलोम शब्द। ठीक है। नाउ जैसे आरजीपीवी एक साइड और टफ एक साइड,
है ना। आरजीपीवी इज सॉरी टफ नहीं बेटा, आरजीपीवी एक साइड और इजी एक साइड। आरजीपीवी का एग्जाम इजी नहीं आता, दो चौका देने वाला आ जाता है, और इजी मतलब इजीली हो जाने वाला, तो दोनों अपोजिट। ये बहुत बेटा सिली एग्जाम्पल था, बट आपको समझ में आए कि बिल्कुल अपोजिट। जैसे बच्चे क्या माइंडसेट बना के जाते हैं कि अरे क्या है आरजीपीवी का पेपर, और कभी कभी पेपर चौका देने वाला आ जाता है ना। तो बच्चों का माइंडसेट होता है इजी, बट देन आरजीपीवी इज समथिंग विच मेक्स डिफिकल्ट, तो इजी डिफिकल्ट। अब बेटा सेम मैंने सिनोनिम्स के जैसे एंटोनिम्स की भी एक लिस्ट बनाई है। आप सारे नहीं याद कर सकते, इसलिए इट्स गुड दैट यू कैन जस्ट रीड इट 2 to 3 टाइम्स। कोई भी बच्चा 3 से 4 बार पढ़ लेगा, उसको खुद याद आने लगेंगे। और कोई भी बेटा एग्जाम के पहले ऐसे नहीं ये पीडीएफ खोल के रटे जा रहा है, रटे जा रहा है, रटे जा रहा है, क्योंकि अगर आप ये इसके मैं 300 वर्ड्स भी लिख दूंगी और आप रट लोगे ना, तो भी हो सकता है एग्जाम में अलग आ जाए, और आपकी किस्मत अच्छी रही तो कुछ मिलता जुलता आ गए। बट बेटा देर इज नो गारंटी, इसीलिए इतने वर्ड्स को याद कोई भी नहीं करेगा। यू जस्ट हैव टू रीड, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, है ना। एड, सब्ट्रैक्ट, बेटा एक्सेप्ट रिजेक्ट जैसे कितनी कॉमन चीज है, ये तो फोन में ही दिखाता रहता है, एक्सेप्ट द कॉल, रिजेक्ट द कॉल, एड, सब्ट्रैक्ट, अलाइव, डेड, एंशियंट, मॉडर्न, आंसर, क्वेश्चन, अपीयर, डिसअपियर। देखो बेटा डिस जो है क्या है, ये अपीयर में डिस एक प्रीफिक्स है। अराइव, डिपार्ट, asleep, awake, अटैक, डिफेंड, बैड, गुड, ब्यूटीफुल, अगली। बेटा ब्यूटी में फुल क्या है, ब्यूटी लिख के दे अगर कोई, फुल क्या है, सफिक्स, बिफोर, आफ्टर। तो बेटा आप इनको एक बार थरली रीड कर लेंगे। मैंने ऑलमोस्ट जितने भी कॉमन एंटोनिम्स हैं सब कुछ ऐड कर दिए, बस बेटा 3 है, बस आप रीड कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। बेटा मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज, अच्छा एक बार एंटोनिम सिनोनिम कैसे आते हैं आई टेल यू। ये देखो बेटा ऐसे आते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आता है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एनॉर्मस क्या था अभी बेटा, एनॉर्मस मतलब बड़ा, एंटोनिम लिखने बेटा वहां कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सिनोनिम नहीं, एंटोनिम मतलब डिफरेंट, और सिनोनिम मतलब सेम। एस से सिनोनिम और एस से सेम याद रखो, एंटोनिम मतलब डिफरेंट, है ना। एनॉर्मस क्या होता है, मतलब बड़ा, तो और इनॉर्मस मीन्स बिग, तो इसका क्या होगा, स्मॉल, है ना बेटा। तो ये देखो स्मॉल, टाइनी। फिर एक्सोडस, इनफ्लक्स, देन मॉर्टल, इमॉर्टल। इम बेटा क्या है, प्रीफिक्स। ये मैं आपको सिर्फ याद करा रही हूँ कि देखो ऐसे, इग्नोरेंट, इन्फॉर्म, किसी ने हमें इग्नोर किया, इन्फॉर्म किया। ऑक्यूपाइड, वेकेंट, ऑक्यूपाइड का बेटा वेकेंट भी हो सकता है ना। ऑक्यूपाइड मतलब बिजी रहना, और वेकेंट मतलब खाली रहना, तो ऑक्यूपाइड का फ्री भी। अबाउंड्स, लैक, स्केर, अबाउंड मतलब बहुत सारा, है ना। अबंडेंट, अबंडेंट सुना होगा आपने, अबंडेंट मतलब ज्यादा, और स्केर, लैक मतलब कम, है ना बेटा। फीजिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, अपन बोलते हैं ना देर इज अ फिजिबिलिटी फॉर अस टू कम। फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी कि हाँ पॉसिबल है, और पॉसिबल का उल्टा क्या होता है, इम्पॉसिबल। बेटा एग्जाम में से थोड़े बहुत डरावने वर्ड्स आएंगे, 1 से 2 बार अगर आप वो पढ़ भी लोगे, आप गूगल पे भी कर सकते हो बेटा कि बहुत लॉन्ग सब्जेक्ट है ये, आप गूगल पे भी करोगे बहुत सारे, तो यू कैन ओनली रीड, आप याद नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, ये एंटोनिम्स का क्वेश्चन था। अब ये देखो गिव सिनोनिम्स ऑफ ये, है ना। एंड्योर मतलब किसी को टॉलरेट करना, है ना, तो टॉलर सिनोनिम सेम। हॉरर मतलब डरावना, डरने वाला, तो फियर। कंट्रीब्यूट मतलब कहीं पे किसी की मदद करना, तो हेल्प, प्रोवाइड, डोनेट। नोटेबल मतलब कि भैया कैसे अपन बोलते हैं ना, दे हैड अ नोटेबल सक्सेस, तो मतलब रिमार्केबल, प्रोमिनेंट। नेसेसरी मतलब जरूरत की चीज, तो रिक्वायर्ड, एसेंशियल। वेनिश मतलब मिटा देना, तो मतलब डिसअपियर। कॉन्सोलेशन मतलब कंफर्ट, है ना, सोलास, ऐसे। देन बेटा मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक विच इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है वो क्या होता है, आपको एग्जाम में एक कॉम्प्रीहेंशन दे दिया जाएगा और उसके कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, है ना। तो जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या देखता है कि किसी भी बच्चे को किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ, पैसेज को रीड करना, अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना, ये आता है या नहीं। ये हमारे लिए क्यों होता है कि बच्चे को इंग्लिश, क्योंकि देखो जिसको इंग्लिश आएगी वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ पाएगा। और बेटा प्लीज ऐसा नहीं है कि जिनको इंग्लिश नहीं आ रही वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ पाएंगे। अभी मैं आपको बहुत इजीली तरीका सिखाऊंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का, सो डो नॉट वरी, जिसको नहीं भी आती उसको भी आ जाएगा।
ये चेक करता है कि आपकी वोकेबलरी कितनी स्ट्रांग है, आपका लॉजिक, आपका टोन क्या है, आपके एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को देखता है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस-किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा? या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एकदम डायरेक्ट पूछ लिया, है ना? या वोकेबलरी बेस्ड आते हैं, मतलब किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग, जैसे एंटोनिम और सिनोनिम से बेस्ड, इन्फेरेंस बेस्ड मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस, देन थीम या टोन की, पैसेज की टोन क्या है, उसका मूड क्या है, उसका मैसेज क्या दे रहा है वो, टाइटल या समरी दो पैसेज को, और हो सकता है बेटा एमसीक्यू बेस्ड भी आ जाए। सो इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि आपको कैसा क्वेश्चन दे रहा है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का एक बहुत इजी मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं SQRR मेथड, है ना? जो क्या करता है कि हम कैसे किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को रीड करके समझ सकते हैं। तो SQRR मीन्स सर्वे। एस, बेटा किसी को भी रटने की जरूरत नहीं है, दिस इज द बेसिक विच आई एम टीचिंग यू। बस याद रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है। सेकेंड यूनिट इज ऑल अबाउट बस ध्यान रखनी है चीजें। SQRR मीन्स कि सर्वे करना, क्वेश्चन करना, रीड करना और रिकॉल करना। अब सर्वे मतलब सर्वे कैसे करना कि फटाफट से ना पैसेज की रीडिंग्स पढ़ ली, पूरा पूरा पैसेज पढ़ लिया। बेटा आरजीपीवी के एग्जाम में कोई 2 पन्नों का पैसेज नहीं आएगा। सर्वे मतलब क्विकली पैसेज को ऊपर से स्कैन कर लेना। जैसे हम कहीं भी किसी भी चीज का सर्वे करते तो क्या करते, क्विक स्कैन। फिर क्यू से क्वेश्चन कि भैया ये पैसेज में क्या दिया है ना, क्यों दिया है, ये क्वेश्चन करना। देन पैसेज को केयरफुली रीड करना और देन रिकॉल करना कि पैसेज में क्या, उसको समझना। ये एक मेथड होता है टू सॉल्व द पैसेज। लेकिन अब देखो बेटा, आप अभी एग्जाम के पहले 25 पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं सॉल्व कर सकते, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं। और एक वन शॉट है, मतलब यूनिट पूरी कंप्लीट करना है एक ही बार में। तो बेटा उस केस में मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करो, जाके जो चारों पांचों पैसेज के साथ अगर आपके आरजीपीवी के एग्जाम में आता है, बेटा कितनी बार सेकंड यूनिट से पैसेज आता है, कितनी बार नहीं आता। जब पैसेज आता है तो एक क्वेश्चन प्रीफिक्स सफिक्स का आता है और एक पैसेज आता है। जब पैसेज नहीं आता तो एंटोनिम सिनोनिम्स लिखने के लिए आते हैं। और हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाए, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो बेटा आपको जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, मेरी आप एडवाइस मानो, पहले जाके क्वेश्चन पढ़ के आ जाओ, है ना? जब आपके माइंड में क्वेश्चन रहेंगे कि ये पूछा, तो आप पैसेज में वही वही चीजें ढूंढने में इजी रहेगा और एक क्विक ग्लांस पे पैसेज भी पढ़ लो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ये देखो, ये क्या दिया है। अब देखो, अब जैसे मान लो मैं इधर एग्जाम दे रही हूँ, है ना? तो मैंने क्या किया, व्हाट मेक्स इंडिया यूनिक नेशन, क्वेश्चन पढ़ लिया फटाफट। व्हाट मेक्स इंडिया यूनिक नेशन, हाउ हैज मॉडर्नाइजेशन अफेक्टेड। क्योंकि बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना, इसीलिए एक एक चीज याद रखो, आरजीपीवी में अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है तो ये बात मान लो कि 7 में से 5 या 6 नंबर तो आपको बोनस ऐसे ही मिल गया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे आंसर इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में है, आपको कुछ भी अपने दिमाग से सोच के नहीं लिखना। तो आप हमेशा से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर पिक करें और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मिस नहीं करें। अब देखो, व्हाट मेक्स इंडिया, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, जैसे मैंने आपको सिखाया व्हाट मेक्स इंडिया अ यूनिक नेशन। और देखो बेटा, कुछ बच्चे ये SQRR मेथड करके भी कर सकते हैं, बट ये कब अप्लाई होती है, जब बहुत बड़े बड़े पैसेजेस आए या आपको भाई एक साथ 5-6 पैसेजेस सॉल्व करने जल्दी जल्दी, तब। लेकिन अब अगर एक छोटा सा आएगा और हमारे पास, जब लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं पैसेजेस की, तब। लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम जल्दी से क्वेश्चन, व्हाट मेक्स इंडिया यूनिक नेशन, हाउ हैज मॉडर्नाइजेशन अफेक्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल इन अर्बन एरियाज, व्हाट रोल डू स्कूल कॉलेज वर्क प्लेस प्ले, describe difference between urban and rural celebrations as mentioned in the passage, what is suggested about India's future in the passage। अब देखो बेटा, ये पढ़ लिया अपन ने। India is a land of diversity, not only in terms of culture and religion, but also in its geography, climate, and language. The diversity makes India a unique nation where people of different backgrounds live together easily. First question का आंसर बेटा सब बच्चों ने देख लिया होगा, है ना? क्योंकि इंडिया एक यूनिक नेशन क्यों है? क्योंकि ड्यू टू डाइवर्सिटी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी कल्चर रिलीजन, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड क्लाइमेट, है ना? पीपल इन डिफरेंट, ये आ गया। हाउ डज modernization affected the celebration of festival? Festivals are celebrated with great enthusiasm across the country, each having its own significance. However, with urbanization and modernization, traditional values are very slowly being replaced. लो बेटा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्योंकि however बोल दिया तो मतलब अफेक्ट हो गया। कैसे अफेक्ट किया? अफेक्ट मतलब क्यों, कैसे मतलब फेस्टिव, कैसे मॉडर्नाइजेशन के कारण फेस्टिवल बैन हुए, कैसे वो कम हुए।
तो वो कैसे आया बेटा, अफेक्ट आ गया। हाउएवर मतलब पहले क्या बोला कि फेस्टिवल तो सेलिब्रेट करते हैं ग्रेट एंथुसियाज्म से, लेकिन हाउएवर मतलब लेकिन अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के कारण क्या हुआ कि ट्रेडिशनल वैल्यू स्लोली बीइंग रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न लाइफस्टाइल, पीपल टुडे प्रेफर टू सेलिब्रेट इन मोर मिनिमलिस्टिक मैनर, स्पेशली इन अर्बन एरियाज वेयर लाइफ इज फास्ट पेस। क्या बेटा, मॉडर्नाइजेशन में पीपल को क्या कर दिया, फास्ट प्लेस, एज अ रिजल्ट फेस्टिवल आर नाउ सेलिब्रेटेड इन। बस बेटा आंसर को थोड़ा सा फॉर्म करके लिखना है, बाकी मिल गया आंसर। Next, despite this, the spirit of unity in diversity still binds the country. School, colleges, and workplace continue to celebrate festival to remind everyone their roots. What role do school, colleges, and workplace play? वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स को ताकि सबको अपने रूट्स से सब जुड़े रहे। मिल गया। Now, in rural areas, many traditions are still observed with full energy and rituals. India's future lies in balancing its rich cultural heritage with demands of modern and globalized world. Describe Describe the difference between urban and rural celebrations as mentioned in the passage. Rural में क्या होता है, सब अच्छे से ट्रेडिशन सेलिब्रेट करते हैं। अर्बन एरिया फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड सिंपल वे में, मॉडर्न वे में। रूरल में क्या बोला कि पूरी तरीके से फुल एनर्जी से, है ना, और मस्ती से बनाए जाते हैं रिचुअल्स, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। व्हाट इज सजेस्टेड अबाउट इंडियाज फ्यूचर इन पैसेज, क्या बताया है इंडिया फ्यूचर की, इंडिया फ्यूचर लाइज इन बैलेंसिंग उसकी रिच कल्चर हेरिटेज एंड द डिमांड्स ऑफ अ मॉडर्न ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ये बताया है ना बेटा। अब देखो, अगर हम दो तरीके बेटा पेपर सॉल्व करने के, दो तरीके के बच्चे होते हैं। देखो, एक कौन से जो आपको अगर इजी, अब आप इधर बेटा अपना जजमेंट करो कि आपको क्वेश्चन पढ़ना पहले और फिर पैसेज पढ़ना इजी लगता है ना, या पहले अगर आप पैसेज पढ़ते हो बेटा तो आप बिल्कुल SQRR अप्लाई करो, है ना, कि भैया टॉपिक जो है वो क्या है, इंडियाज डाइवर्सिटी, कल्चर एंड मॉडर्नाइजेशन। फिर क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि क्या क्या चेंज हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि इंडिया, बेटा किसी को भी ऐसा नहीं है कि टॉपिक हमें नहीं आ रहा, ये तो सिर्फ इन्होंने SQR में मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि पहले सर्वे करो कि पैसेज किस बारे में है ना। अभी अपन को कैसे समझ में है कि जो पैसेज है वो किस बारे में है भैया, इंडिया के कल्चर के बारे में, उसके रिचुअल्स के बारे में, लोगों के बारे में। फिर क्वेश्चन क्या है उसका माइंड में कि क्या क्या चेंजेस हैपने हो रहे हैं, क्या क्या तरीके के सेलिब्रेशंस होते हैं, क्या इंडिया को यूनाइट करता है। फिर पैसेज को रीड करो और रिकॉल करो कि कैसे कैसे इंडिया डाइवर्स है। तो बेटा आप दोनों वे से सॉल्व कर सकते हो। एक पैसेज में आपको क्विकली जो RGPV के एग्जाम में आया हुआ है वो सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये बेटा देखो, ये वाला पेपर आया हुआ है 2023 में, है ना। सबसे पहले तो अपन ने ये वाला सॉल्व नहीं किया था, मिस हो गया था, तो जल्दी से देखो, राइट डाउन द एंटोनिम्स। नॉलेज क्या होता है बेटा, किसी को नॉलेज होना, मतलब वो एक इंटेलिजेंट इंसान है। नॉलेज का अपोजिट क्या होगा, बिल्कुल ही बुद्धू, है ना, जो भैया जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। एंड देन इसके बेटर मतलब अच्छा, और बेटर बैड मतलब बुरा। रेगुलर का क्या होगा, इरेगुलर। डिफेंसिव का क्या होगा, काम, है ना। मॉर्टल मींस डेड, तो इसका इमॉर्टल। हमने ये देखो बेटा एक कॉमन इधर देखा था अभी, इमॉर्टल, ये देखो, ये देखो कितने कॉमन वर्ड्स आते हैं। मॉर्टल का क्या देखा था, इमॉर्टल, है ना। कैजुअल, और एक कैजुअल का क्या हो सकता है, स्ट्रिक्ट हो सकता है, डिसिप्लिन्ड हो सकता है। इंक्लूड का हो सकता है एक्सक्लूड। एंटोनिम्स मतलब डिफरेंट, है ना। नाउ राइट डाउन द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है बेटा, सेम वर्ड्स। मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बता रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि 2023 में ये वाला क्वेश्चन पेपर आया था जिसमें एंटोनिम्स। अब देखो बेटा कुछ भी आ सकता है, कुछ देखो 24 में क्या हुआ कि प्रीफिक्स आ गए और एंटोनिम्स आ गए, है ना। और 24 में एक क्वेश्चन ये भी आया था जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। 23 में क्या हो गया, सिनोनिम्स आए, है ना, प्रीफिक्स सफिक्स आ गए, ठीक है। और 23 में जो दो बार पेपर होता है, एक बार दिसंबर में, एक बार जून में। जून में क्या हुआ बेटा, एंटोनिम सिनोनिम्स आ गए और पैसेज आ गया। तो ये पैटर्न बदलता रहता है, बट यही क्वेश्चन है जो इस यूनिट से आएंगे। ओके, नाउ देखो पैसेज देखो। अब मैं आपको दोनों तरीके से पैसेज बताती हूँ। एक बार कैसे कि जल्दी से पहले पैसेज पढ़ के, रॉबर्ट ब्रूस वॉज अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ही हैड मेनी एफर्ट्स टू फ्री हिज कंट्री बट इन वेन। वेन मतलब बेकार गए। वन डे ही वॉज सिटिंग इन अ केव इन अ डिजेक्टेड मूड, ही वॉज थिंकिंग टू गिव अप अटेम्प्ट्स टू लिबरेट हिज कंट्री, है ना। वो क्या सोच रहा था, एक डिजेक्टेड मूड मतलब
बुरे मूड में। वे देखो कैसे हम पैसेज को समझते हैं। रॉबर्ट ब्रूस क्या था, किंग था, है ना। ही मेड मेनी एफर्ट्स करे किससे, टू फ्री हिज कंट्री बट इन वेन। वेन मतलब बेकार गए। तो मतलब अगर इधर ऊपर उसका बेकार चला गया, पैसेज की बेटा टोन समझनी है हमें। तो एक जब एफर्ट्स बेकार चले गए तो किसी को बुरा लगेगा। तो वन डे ही वाज सिटिंग इन अ केव इन अ डिजेक्टेड मूड। ही वाज थिंकिंग टू गिव अप अटेम्प्ट्स टू लिबरेट द कंट्री। उसने क्या सोचा कि मैं गिव अप कर देता हूँ, मुझे कोई अटेम्प्ट नहीं करना। All of a sudden, his eyes fell upon a spider that was trying to reach the ceiling. एक spider देखा उसने। It made several attempts, but every time it failed. But the spider did not lose heart. Spider ने बार बार, आपने देखा है बेटा, spider सीलिंग चढ़ता है, बार बार गिरता है, बट वो वापस वापस चढ़ता है। Did not lose heart. It made a fresh attempt. हर बार एक नया attempt कर रहा है। To the great surprise and joy of Robert Bruce, this time its attempt was crowned with success. Bruce was now full of praise for the patience shown by Spider. Bruce को Spider को देखकर बहुत अच्छा लगा कि ये बार बार अटेम्प्ट करा। He felt inspired, उसे इंस्पायर लगा, and began to think that if a spider could be successful, अगर स्पाइडर सक्सेसफुल हो सकता है इतने सेवरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद, तो वो क्यों नहीं हो सकता। उसने ही मस्टर्ड अप करेज मतलब उसने वापस से करेज इकट्ठा किया, एंड मेड अनदर अटेम्प्ट। दिस टाइम ही वाज सक्सेसफुल इन फ्रीइंग हिज कंट्री। समझ में आया बेटा? आई होप पैसेज सबको क्लियर होगा। देखो कितना इजी पैसेज है, ऐसे आपके 7 नंबर पक्के। अब देखो, व्हाई वाज रॉबर्ट ब्रूस सिटिंग इन अ डिजेक्टेड मूड। वो क्यों बैठा था डिजेक्टेड मूड में, एक लाइन में, क्योंकि ही मेड मेनी एफर्ट्स टू फ्री हिज कंट्री बट वर इन वे। व्हाई डिड रॉबर्ट ब्रूस नोटिस अबाउट द स्पाइडर। ही नोटिस्ड क्या, कि स्पाइडर ने सेवरल अटेम्प्ट्स किए पर वो हर बार फेल हुआ। बट स्पाइडर डिड नॉट लूज हार्ट, इट मेड अ फ्रेश अटेम्प्ट। व्हाई वाज रॉबर्ट ब्रूस सरप्राइज्ड, क्यों सरप्राइज था ये देखो, टू ग्रेट सरप्राइज। दिस टाइम जो उसके अटेम्प्ट थे वॉज क्राउंड विद सक्सेस। ही वॉज फुल ऑफ प्रेज फॉर पेशेंस शोन बाय द स्पाइडर, है ना। हाउ डिड रॉबर्ट ब्रूस फील इंस्पायर्ड, ही फेल्ट इंस्पायर्ड एंड बिगेन टू थिंक, क्यों, स्पाइडर के मल्टीपल अटेम्प्ट्स देखने के बाद उसको लगा कि अगर स्पाइडर सक्सेसफुल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। What was the result of his attempt? क्या रिजल्ट हुआ? He was successful in freeing his country. अब क्या लिखा है, पिक, मैंने क्या बोला आपको, वर्ड्स फ्रेजेस भी आ सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से, ऊपर रूल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन में बताया था। तो पिक आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज। यूजलेस मतलब क्या होता है, यूजलेस का मतलब बेकार। इधर मैंने बताया था इन वेन, ये रहा देखो बेटा, इन वेन। गिव अप करेज, लूज हार्ट। लिबरेट मतलब किसी को भी फ्री करना, फ्री। तो बेटा ऐसे भी आ सकते हैं, हो सकता है आपको सब वर्ड्स मिले, हो सकता है नहीं भी मिले, बट पिकिंग अप अ पैसेज इन एन एग्जाम इज अ गुड चॉइस। रीजन ये बेटा सेकंड, ये वाली जो स्लाइड है इसमें आंसर्स हैं ऊपर के क्वेश्चन के, बट द बेस्ट थिंग इज कि अगर आप पैसेज लेते हो तो आप इजीली आंसर, ये देखो बेटा, ये वन वर्ड आंसर, वन लाइनर आंसर दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से भी इनको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो। आई होप बेटा ये क्लियर होगा। नाउ मूविंग टू अनदर पार्ट, दैट इज, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा हो गया। आई होप आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना आ गया होगा अच्छे से। अब बेटा देखो, 2024 में इसमें एक क्वेश्चन आया था, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो बेटा 2024 में मैं आपको ये करवा चुकी हूँ, प्रीफिक्स सफिक्स, है ना। एंटोनिम्स मैंने आपको बता दिए। दिस एंटोनिम्स अभी आपके रीडिंग पे हैं, कितनी आपकी वोकैब अच्छी है। हो सकता है बहुत बच्चों का वोकैब अच्छा होता है वो कर लेते हैं, कुछ का नहीं होता बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं। 2 से 3 बार वो लिस्ट रीड करो, और थोड़ा सा माइंड को प्रेशर तो एग्जाम में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ड्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है किसी एक बच्चे को 2 आए और 3 नहीं आए, 1 आए और 2 आए, या हो सकता है किसी को चारों पांचों आ जाए। दिस डिपेंड्स, और इतने एंड मोमेंट पे आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते, तो नो नीड टू वरी, है ना। उसके अलावा भी प्रीफिक्स सफिक्स अच्छे से कर सकते हो, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। प्रीफिक्स सफिक्स कैसे, कि ये सेंटेंस का मूड देख के, जैसे टू मी देयर इज नथिंग वर्स देन बोर्डम, और द लेसन इज फुल ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक है मतलब वापस लिखना पड़ेगा, तो राइट का क्या होगा, रीराइट करना। मैडम बोलती है ना, रीराइट द स्टेटमेंट, रीराइट, गो एंड रीराइट द एंटायर पैसेज एवरीथिंग, तो रीराइट वापस लिखना। नाउ बेटा 2024 में वैसे ही क्वेश्चन आता नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेजरली वो लोग एंटोनिम्स सिनोनिम्स ही देते हैं। बट 2024 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन। ये भी बेटा आ सकता है लिखने के लिए, इसलिए मैंने इस पे भी देखो ये लिखा है, ये रहा वो क्वेश्चन, ये रहा।
वाई इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट? बेटा 5 ही पॉइंट्स और बहुत शॉर्ट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हिंदी में भी समझा देती हूँ। वो हमारा क्या करता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है। वो हमारे लिए, जब हम ज्यादा से ज्यादा रीड करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो ओपन करता है, किसके लिए, किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स के मीनिंग को ग्रास्प करने के लिए। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग को कैसे इंप्रूव कर, जैसे अभी अपन ने वो वाला पढ़ा, राजा वाला पैसेज पढ़ा, अभी हमने इंडिया डाइवर्सिटी पढ़ा, तो इससे क्या हुआ, हमारा रीडिंग इंप्रूव हुआ, वर्ड्स इंप्रूव हुए और हमारी ग्रास्पिंग एबिलिटी अंडरस्टैंड करने की इंप्रूव हुई। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो हम अपने दिमाग के अंदर उस कॉम्प्रिहेंशन को, जो हम पढ़ रहे हैं उसको अंडरस्टैंड भी करते जाते हैं। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, हमारी वोकेबलरी को बिल्ड करता है। कैसे करता है, आज हमने नए वर्ड्स देखे, वेन, अपन तो क्या यूजलेस ही बोलते थे, यू आर यूजलेस, यू डू नथिंग, है ना। तो वैसे वेन हमने नया वर्ड देखा, तो बिल्ड्स वोकेबलरी, क्योंकि हम नए नए वर्ड्स रीड करते हैं। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को एनालाइज कर एनहांस करता है। कैसे, क्योंकि जब हम पैसेज पढ़ते हैं और जब हम आंसर लिखते हैं, जैसे व्हाट इज सजेस्टेड अबाउट इंडिया फ्यूचर इन द पैसेज, तो हमने एनालाइज क्या किया कि लास्ट के 2 लाइनों में इसका आंसर है, उसको एनालाइज करके हमने इसका आंसर लिखा। तो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करता है, हमें लर्न करने में, इंटरप्रेट करने में, कंक्लूजन निकालने में इंफॉर्मेशन देता है। हमारा अकेडमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन स्किल से क्या होता है, हम एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाते हैं, इंग्लिश में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते ही हैं। हमारे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब आप इजीली अंडरस्टैंड करोगे तो आप इजीली बेटा एक्सप्रेस भी करोगे और बोलोगे भी। तो आप ये 5 पॉइंट्स याद कर लेना। हो सकता है ये क्वेश्चन अभी रिपीट भी हो जाए, है ना, हो सकता है इससे मिलता जुलता कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चन आ जाए। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि देखो बेटा 2024 में डायरेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया था, पहले क्या आया था, प्रीफिक्स सफिक्स और एंटोनिम्स आए थे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया था, सिक्स्थ वाला। मैं पूरा पेपर बेटा नहीं अटैच करती, यूनिट वाइज आपको करवाती जा रही हूँ पेपर। रीजन बीइंग, क्योंकि जब आप पूरा पेपर देखोगे आप सोचोगे अरे यार ये तो अभी नहीं बता, इसलिए मैं हर यूनिट के क्वेश्चन ऐसे पीवाईक्यूज में लेके आती हूँ। तो बेटा 24 में ऐसा आया था, तो आप ये ध्यान में रख सकते हो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ से पहले लिख सकते हो क्या होता है ना। याद एकदम ऐसे थरो वर्ड टू वर्ड करने की जरूरत नहीं, समझ के याद कर सकते हो। एंड देन ये थोड़े पॉइंट्स याद कर सकते हो और अपने वर्ड्स में इंग्लिश में करेक्ट फॉर्म में लिख सकते हो। बेटा उसका सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का, हाउ टू इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन। ये रहा बेटा, सबसे पहले रेगुलरली रीड करो, छोटे छोटे पॉइंट से, छोटे छोटे पैराग्राफ से, स्टोरीज से स्टार्ट करो। कीवर्ड्स पे फोकस करो, जैसे रीड करते टाइम अंडरलाइन करो, नोट डाउन करो इंपॉर्टेंट नेम्स, डेट्स, फैक्ट्स। समराइज करो अपना पढ़े हुए पैसेज को। जब अभी हमें अगर कोई बोले कि कोई भी हमें अभी बोलता है कि ये वाला जो पैसेज था रॉबर्ट ब्रूस वाला, इसको समराइज करो, तो हम क्या बोलेंगे कि समराइज कैसे करेंगे, कि भैया अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि समराइज करो, मैं आपको पॉइंटर्स बता रही हूँ कि कैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करते हो। अगर आपको ये लिखने के लिए आए तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो कि अभी हमने रॉबर्ट ब्रूस वाला पढ़ा, तो हम इसको अगर कोई समराइज करने के लिए बोले तो क्या बोले कि भैया राजा जो था उसने स्पाइडर को देख के इंस्पिरेशन लिया, और अब जब वो बहुत सारे अटेम्प्ट्स करके फेल हुआ, उसने उसको देख के इंस्पिरेशन लिया और उसने अटेम्प्ट किया और वो सक्सेसफुल हुआ। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस उसके डेली। SQRR टेक्निक अप्लाई करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने टाइम। वो कैप बिल्ड होती है, इंप्रूव होती है हमारी वोकेबलरी को, हम नए वर्ड सीखते हैं, है ना। क्वेश्चंस को रीड करो पहले एग्जाम्स में, है ना, क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि हम क्या ढूंढ रहे हैं पैसेज में। और रश नहीं करो, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, इसलिए स्लोली और केयरफुली रीड करो। तो बेटा ये क्वेश्चन अगर आए दैट व्हाट आर वाई इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट, बेटा अलग अलग, ऐसा जरूरी नहीं है कि 2024 में वाई इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट, हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये आया है तो यही आएगा। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो बेटा इम्पोर्ट ये लिख सकते हो। व्हाट आर द वेज टू फॉलो वाइल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, SQRR टेक्निक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, इंप्रूव कैसे कर सकती है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, आपको ध्यान रखना है इन पॉइंटर्स को, और आप क्वेश्चन जैसा उन्हें फ्रेम करके लिखना है। ये मैं आपको हिंदी में समझा दिया, अब आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एक आया था 2024 में, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों का क्यूमुलेट होके क्वेश्चन आता है। यूनिट 1 में मैंने आपको ये, अगर ये मिस भी हो गया, मैंने आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर जरूर बताया था कि किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जो सेकेंड यूनिट है वो मेजरली वो कैब सेंटेंसेस और इस पे है, तो इसलिए अब हम
इसमें क्वेश्चन आ सकता है, 24 में आया था लिखने के लिए, तो आप बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लेना। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, हम सेंटेंस किसको बोलते हैं कि जब हम पर्टिकुलरली 2 से 3 वर्ड्स को मिलाकर ऑर्गेनाइज कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देते हैं, जो एक मीनिंग कन्वे करता है या एक आइडिया बताता है या हमारा थॉट बताता है, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, SVO। आप बेटा कल अपन ने एक्टिव पैसिव इतना पढ़ा यूनिट 1 में, मल्टीपल टाइम्स पढ़ा, और हमने एक्टिव पैसिव में क्या देखा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो किसी भी, चाहे आप एक्टिव वॉइस में लिखो चाहे पैसिव वॉइस में लिखो, हमेशा सब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें पहला सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये जो फॉर्मेट है, ये हमें किसी भी नॉर्मल से डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को, जो हम डेली कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप एग्जाम में क्या लिखोगे? सेंटेंस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। देन कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है उसका एग्जाम्पल दोगे, जैसे रोहन ईट्स मैंगो। तो रोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। ईट क्या हो गया? और बेटा हर सब्जेक्ट में वर्ब आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्ट होगा ही होगा और सब्जेक्ट होगा ही होगा। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बिना कोई सेंटेंस इस दुनिया में नहीं बन सकता। ऐसा हो सकता है ये रोहन कोई सेंटेंस है? नो, रोहन इज अ वर्ड। जब हम मल्टीपल वर्ड्स को मिलाते हैं तब जाकर एक सेंटेंस बनता है। तो मल्टीपल वर्ड्स इंक्लूड सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना? तो रोहन, या आप बेटा ऐसे ही सेम एग्जाम्पल लिख सकते हो, इस तरीके से लिखोगे 100% मार्क्स मिलेंगे। पहले डेफिनेशन, देन बेटा ऐसे एग्जाम्पल देके, फिर एग्जाम्पल में कि रोहन जो है वो एक्शन कर रहा है, वो सब्जेक्ट है। जो कर रहा है एक्शन, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो क्या होती है? वर्ब। और जो एक्शन रिसीव कर रहा है, जो भी, वो होता है ऑब्जेक्ट। बेटा एक बार क्विकली रिवाइज करने के लिए, रोहन ईट्स मैंगोज को अगर हम ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में हम इसको अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट, ये मैं रिवीजन करा रही हूँ यूनिट 1 का, किसमें रोहन ईट्स मैंगो, ये क्या है? रोहन क्या है? सब्जेक्ट, SES लग गया वर्ब में, और मैंगोज ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल में। जब हम इसे पैसिव में करेंगे तो क्या होगा? मैंगोज इज एम आर लग जाएगा, है ना? मैंगोज क्या है? मल्टीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, मैंगोज में क्या लग जाएगा? ARER। मैंगोज आर ईटन बाय लग जाता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में जब हम कन्वर्ट करते हैं। रूल मत भूलना, मैंगोज आर ईटन बाय रोहन। सो बेटा दिस वाज जस्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ यूनिट 1। इट्स ओके अगर आपने अभी तक यूनिट 1 नहीं देखी और यूनिट 2 देख रहे हैं, बट मेरा यही सजेशन है, पहले आप 1 देखना, 2 देखना। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इसी तरीके से एग्जाम में लिखना। देन पूछा गया इसी क्वेश्चन में, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस के क्या क्या एलिमेंट होते हैं? एक होता है बेटा सब्जेक्ट, जो एक्शन कर रहा है। एग्जाम्पल दे सकते हो कि रिया रीड्स अ बुक, तो रिया सब्जेक्ट है। फिर देन एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट होता है वर्ब, जो एक्शन है। रिया रीड्स अ बुक में रीड्स एक एक्शन है। देन होता है ऑब्जेक्ट, जो एक्शन रिसीव कर रहा है ना? बुक एक ऑब्जेक्ट है। देन बेटा हम सेंटेंस में एक कॉम्प्लीमेंट भी डालते हैं, है ना? वो इंफॉर्मेशन को ऐड करता है सब्जेक्ट के, तो जैसे शी इज अ डॉक्टर, है ना? तो ये ऑप्शनल रहता है, कॉम्प्लीमेंट जरूरी नहीं है हर बार हो। और अपार्ट फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट एक होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब जैसे हम किसी को प्रेज करते हैं या किसी का कुछ प्रेज वाला सेंटेंस डालते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये ऑप्शनल हो सकता है। एक होता है बेटा मॉडिफायर, जो क्या करता है? एड या डिस्क्राइब क्या करता है? किसी अदर एलिमेंट को, ये भी ऑप्शनल हो सकता है, जैसे एडजेक्टिव। शी रैन, एक सेंटेंस क्या हो सकता है? शी रैन आउटसाइड, जिसमें शी क्या है? सब्जेक्ट, आउटसाइड क्या है? ऑब्जेक्ट, और रैन क्या है? वर्ब। लेकिन इनमें अगर मॉडिफिकेशन, मॉडिफायर मतलब किसी भी पर्टिकुलर वर्ब को या किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को जो डिस्क्राइब करता है, उसमें एडिशन करता है, उसको मॉडिफाई करता है, मतलब उसने उसकी रनिंग को मॉडिफाई करके क्या कर दिया? क्विकली। दिस कुड बी एडजेक्टिव और एडवर्ब। आई होप बेटा आपको एलिमेंट समझ में आ गए होंगे। पहले आपको कैसे लिखना है, सेंटेंस की डेफिनेशन लिखनी है, देन एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल में बताना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। एलिमेंट्स ऐसे बेटा टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, पॉइंटर बना के भी लिख सकते हो, और एक छोटा सा डायग्राम बना देना आखिरी में, क्या कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना? रिया वॉचेज मूवी, रिया
सब्जेक्ट वॉचेस मूवी सेम है बेटा, ये बनाओ या ये बनाओ, एक ही आते हैं। जस्ट टू इंक्रीज अ बिट टेक्स्ट ये कर सकते हो और अपने एंड से भी ऐड करके लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे सकते हो, लेकिन मेरा ये है कि छोटे छोटे शॉर्ट एग्जांपल देना। जैसे ही देखो, रिया वॉचेज मूवी, तो बेटा ऐसा भी कर सकते हो, रिया पे बॉक्स बना के ऊपर सब्जेक्ट, वॉच पे बॉक्स बना के ऊपर वर्ब, मूवी बॉक्स बना के ऊपर ऑब्जेक्ट। इससे आपका आंसर सुंदर भी लगेगा, नीट लगेगा और चेक करने वाले को इजी लगेगा। सो बेटा देखो, मैंने आपको 2024 के ये करवा दिया, एंटोनिम्स करवा दिए, ये दो क्वेश्चन करवा दिए। 23 में क्या आया था बेटा, सिनोनिम्स, ये कर लिए अपन ने, इधर आप सब आंसर देख लेना, और प्रीफिक्स सफिक्स ऐड करने के लिए। 23 में बेटा क्या आया था, एंटोनिम सिनोनिम दोनों, मैंने आपको ये बता दिए। इनके आंसर्स चाहिए आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, खुद भी फिगर आउट कर सकते हो, क्योंकि ऊपर गिवन है लिस्ट, और एक ही पैसेज था जो हमने कर लिया। बेटा इसके साथ हमारी यूनिट 2 पूरी तरीके से खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स।